हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पीके स्टडी 2.0 में। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए, आप लोग 10th में हैं, फिर भी आपके लिए भी है। आप लोग 12th में हैं, आपके लिए भी है। इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं तो भी इम्पोर्टेंट है, अगले साल एग्ज़ाम दीजिएगा तो भी इम्पोर्टेंट है। ये सारी क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए, अगर आप लोग ध्यान से देखते हैं तो शॉर्ट में आंसर दिया हुआ है। अगर आप लोग एक बार समझ लेते हैं तो फिर रट्टा मारने का कोई ज़रूरी नहीं है, आप लोग खुद से आंसर को लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, बहुदलीय व्यवस्था क्या है? देखिए, बताइए बहुदलीय व्यवस्था क्या है? जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था में 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल सत्ता में साझेदारी करते हैं उसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। इन्हें सत्ता प्राप्ति के लिए चुनाव लड़ने का संवैधानिक अधिकार होता है। देखिए क्या कह रहा है, जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था में 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल सत्ता में साझेदारी करते हैं। जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था में 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल, जैसे देखिए अभी बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया और सारा कितना पार्टी है जो सत्ता के लिए क्या करते हैं, लड़ते हैं, चुनाव देखिए क्या कर रहा है, इन्हें सत्ता प्राप्ति के लिए चुनाव लड़ने का संवैधानिक अधिकार होता है। तो बहुदलीय व्यवस्था जो होता है इसमें क्या होता है, बहुत सारा राजनीतिक दल होता है और सभी को सत्ता प्राप्त करने के लिए चुनाव लड़ने का क्या है, संवैधानिक अधिकार होता है। चुनाव लड़ने का संवैधानिक अधिकार होता है। समझ गए आप लोग? बहुदलीय व्यवस्था क्या है? तो जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था में 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल सत्ता में साझेदारी करते हैं, 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल रहते हैं जो कि सत्ता प्राप्ति के लिए चुनाव लड़ते हैं और इन्हें चुनाव लड़ने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त होता है, तो उसे क्या कहते हैं, बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। जिसमें अनेक दल हो उसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। तो आप लोग समझ गए बहुदलीय व्यवस्था क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन क्या है? विश्व व्यापार संगठन क्या है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में आने का 100% चांस है। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? आप लोग कमेंट बताइएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व के विभिन्न देशों को पर्याप्त क्षति हुई। देखिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसमें जो है बहुत सारा देश को क्षति हुआ, नुकसान हुआ करा। इन देशों ने अपने पुनरुद्धार हेतु यानी अपना जो क्षति हुआ उनका भरपाई के लिए 1965 में, कब याद रखिएगा, 1965 में, अगर विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ पूछ दे तो 1965 में एक विश्व बैंक की स्थापना हुई। कब? 1965 में एक विश्व बैंक की स्थापना हुई। इसका कार्यालय अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में है। कार्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन में। देखिए, वाशिंगटन डीसी। इस बैंक का कार्य है, अब देखिए ये इस बैंक का कार्य क्या है, तो पहला इसका जो कार्य है, विकासशील देशों को वित्तीय सहायता या ऋण देना। विकासशील जो देश है, जो विकासशील देश है उसको वित्तीय सहायता यानी कि रुपया से सहायता करना, यानी कि कर्ज देना, ऋण देना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कर्ज देना, तो ऋण देना, विकासशील देशों को वित्तीय ऋण देना। देखिए अगला कार्य क्या है इसका, 2 नंबर में इसका क्या कार्य है? 2 नंबर में है उसके रचनात्मक आर्थिक विकास के लिए तकनीकी सहायता देना। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है उसके रचनात्मक आर्थिक विकास के लिए तकनीकी सहायता देना। तकनीकी समझ रहे हैं ना, मशीन वगैरह का ये सारी सहायता देना। अब देखिए तीसरा कार्य क्या है इसका, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में संतुलन बनाए रखना, जिसमें सहायता प्राप्त देश अपना विकास कार्यक्रम क्या कर रहा है, अबाध गति से चला सके। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में संतुलन बनाए रखना यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो एक देश दूसरे देश से व्यापार करते हैं उसमें संतुलन बनाए रखना, और क्या कर रहा है, अपना विकास कार्यक्रम अबाध गति से चला सके, और वह अपना जो विकास
करने के लिए जो भी कार्य कर रहे हैं वह सही ढंग से चल सके। समझ गए? चलिए इसका चौथा कार्य क्या है समझते हैं। इसका चौथा कार्य है पर्यावरण सुरक्षा, जिसमें प्रदूषण से संबंधित सभी नियमों का निर्माण और उसे लागू करना इसके अधिकार क्षेत्र में आता है। क्या करा? पर्यावरण, ध्यान से देखिए आप लोग, पर्यावरण सुरक्षा जिसमें प्रदूषण से संबंधित सभी नियमों का निर्माण करना और उसे लागू करना, ये सारा किसके अंडर में आता है? ये सारा विश्व बैंक के अंदर आता है। तो ये था विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन का ये है। फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व के विभिन्न देशों को पर्याप्त क्षति हुई। इन देशों ने अपने पुनरुद्धार हेतु 1965 में एक विश्व बैंक की स्थापना की। इसका कार्यालय अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। इस बैंक का कार्य है विकासशील देशों को वित्तीय सहायता देना या ऋण देना। दूसरा कार्य है उसके रचनात्मक आर्थिक विकास के लिए तकनीकी सहायता देना। और तीसरा कार्य है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में संतुलन बनाए रखना, जिससे सहायता प्राप्त देश अपना विकास कार्यक्रम अबाध गति से चला सके। और देखिए चौथा कार्य क्या है? पर्यावरण सुरक्षा, जिसमें प्रदूषण से संबंधित सभी नियमों का निर्माण करना और उसे लागू करना इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर, लोकतंत्र क्या है? देखिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लोकतंत्र क्या है? आप 10th में हैं, 12th में हैं या BA में हैं, वो सब मायने नहीं रखता है। देखिए ये सारी क्वेश्चन जो है आप लोगों को जानना ही पड़ेगा। तो आप लोग ध्यान से देखिए। लोकतंत्र एक प्रकार का शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र एक प्रकार का क्या है? शासन व्यवस्था है, जिसमें सभी व्यक्ति को समान अधिकार होता है। लोकतंत्र में क्या होता है? लोकतंत्र क्या है? एक शासन व्यवस्था है, इसमें सभी व्यक्ति को समान अधिकार होता है। एक अच्छा लोकतंत्र वह है जिसमें राजनीतिक और सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय की व्यवस्था भी होती है। देखिए अच्छा लोकतंत्र वह है जिसमें राजनीतिक और सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय की भी व्यवस्था होती है। देश में यह शासन प्रणाली लोगों को सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करती है। देखिए लोकतंत्र जो है एक प्रकार का शासन व्यवस्था है, इसमें सभी व्यक्ति को समान अधिकार, बराबर का अधिकार दिया गया है। और क्या करा है? जिसमें राजनीतिक और सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय की व्यवस्था भी की गई है। और देश में यह शासन प्रणाली लोगों को सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करती है। यानी कि इसके अंतर्गत सभी को समान अधिकार मिला है, सभी को बराबर का हक है और सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और धार्मिक सभी प्रकार के न्याय मिले हैं और धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान है। आप जिस धर्म में जाना चाहें जा सकते हैं, कोई रोक छेक नहीं है। आप जिसको मानना चाहें मान सकते हैं, आप आज़ाद हैं। यानी कि आपको अधिकार दिया गया है लोकतंत्र के अंतर्गत। तो लोकतंत्र को समझ गए आप लोग? फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं। लोकतंत्र एक प्रकार का शासन व्यवस्था है जिसमें सभी व्यक्ति को समान अधिकार होता है। एक अच्छा लोकतंत्र वह है जिसमें राजनीतिक और सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय की व्यवस्था भी है। देश में यह शासन प्रणाली लोगों को सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करती है। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, लोकतंत्र में मतदान का क्या महत्व है? अब देखिए लोकतंत्र में मतदान का क्या महत्व है? लोकतंत्र में मतदान का महत्वपूर्ण स्थान होता है। लोकतंत्र जो है, ये मतदान जो है लोकतंत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। मतदान ही लोगों को एक अवसर देता है सही प्रतिनिधि चुनने का। हमारा मत ही देश का भविष्य तय करता है। मतदान जो है यह हमको अधिकार देता है कि हम सही प्रतिनिधि को चुनें। और क्या करें? हमारा मत ही देश का भविष्य तय करता है। अतः लोकतंत्र का परिणाम यदि मतदान को कहा जाए तो
गलत नहीं होगा। देखिए लोकतंत्र का जो परिणाम है, कुछ लग रहा है यहाँ पे थोड़ा मिस हुआ है हमको लग रहा है। तो लोकतंत्र का परिणाम अगर किसे मतदान को कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लोकतंत्र को फिर से समझिए, लोकतंत्र में मतदान का क्या महत्व है। लोकतंत्र को तो हम लोग समझ गए कि लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है जिसमें सभी को समान अधिकार दिया गया है। लोकतंत्र में सामाजिक आर्थिक न्याय के साथ साथ धार्मिक स्वतंत्रता भी प्राप्त है। अब कह रहा है अगला क्वेश्चन में कि लोकतंत्र में मतदान का क्या महत्व है। तो देखिए लोकतंत्र में मतदान का महत्वपूर्ण स्थान है। मतदान ही हमें सही प्रतिनिधि चुनने का अवसर देता है। मतदान जो है देश का भविष्य तय करता है। अतः लोकतंत्र का परिणाम यदि मतदान को कहा जाए तो गलत नहीं होगा। समझ गए लोकतंत्र में मतदान का क्या महत्व है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है केंद्र शासित राज्य क्या है। देखिए केंद्र शासित राज्य, हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए यह भारत का वह भाग है, केंद्र शासित प्रदेश जो है यह भारत का वह भाग है जो प्रत्यक्षतः केंद्र सरकार के अधीन है। देखिए केंद्र शासित राज्य जो है इस पे किसका शासन होता है, इस पे केंद्र सरकार का शासन होता है, केंद्र सरकार के अधीन है। राज्यों के भांति स्वायत्तता प्राप्त नहीं होती है। देखिए इसमें जो है राज्यों के भांति इससे स्वायत्तता प्राप्त नहीं होती है। केंद्र शासित प्रदेश पर सीधे केंद्र सरकार द्वारा प्रशासन के रूप में शासन किया जाता है। एक बार फिर आपसे समझिए, आप एक बार समझिए इसको अच्छा से। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझिए। केंद्र शासित राज्य क्या है, यह भारत का वह भाग है जो प्रत्यक्षतः केंद्र सरकार के अधीन होते हैं। इस पे केंद्र सरकार का शासन होता है। राज्यों के भांति स्वायत्तता प्राप्त नहीं होती है। जिस प्रकार के राज्य में देखिए राज्य सरकार का अधिकार होता है और कुछ केंद्र सरकार का भी अधिकार होता है, लेकिन केंद्र शासित राज्य जो है उस पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार का ही अधिकार होता है। देखिए केंद्र शासित प्रदेश पर सीधे केंद्र सरकार के द्वारा प्रशासन के रूप में शासन किया जाता है। उस पर सीधे केंद्र शासित प्रदेश जो है या केंद्र शासित राज्य, उस पर सीधे केंद्र सरकार का ही शासन होता है और जो राज्य होता है उस पर राज्य सरकार का शासन होता है। तो समझ गए केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है। तो इस वीडियो में हम लोग 5 क्वेश्चन देखें और चलिए आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आप लोगों को समझ आया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले